Okay, बच्चों, now we have been seeing refraction on plane surface on the surface of a slab. Now let us start with discussion of refraction from the curved surface या फिर बोल दो spherical surface. ठीक है बच्चों, जैसे सपोज करो बेटा कि ये एक मीडियम है ग्रे वाला, ये एक डेंसर मीडियम है, यहाँ पे एक रेयर मीडियम, सपोज दिस इज एयर, and light enters from the rarer medium into the denser medium. और ये जो बाउंड्री देख रहे हो आप, the boundary between the first medium and the second medium, this is curved, this is part of a sphere, spherical है ये, ठीक है, या फिर at least curved है. तो what happens here is that since the light is traveling from rarer to denser medium, ठीक है, वो क्या होती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं दैट व्हेनेवर लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो बेटा इस केस में क्या होता है कि लाइट अगर जैसे किसी ऑब्जेक्ट से निकली है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या हो जाती है, कहीं ना कहीं जाकर के वो बेंड होकर के मिलेगी. एंड इफ दिस इज एन ऑब्जेक्ट wherever the refracted rays meet, that point becomes the image. ठीक है, तो अगर ये फर्स्ट रे हम देख रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये ऐसे चली गई, और सपोज करो कि एक स्ट्रेट रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग भेजी थी, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑल्सो इट विल पास स्ट्रेट, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ है 90 डिग्री पे, ठीक है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. इस केस में ये दोनों रेज बेटा जाकर के जहां पे इंसिडेंट हो जो इंटरसेक्ट होती हैं उस पॉइंट पे ही हमें क्या मिलती है, इमेज. वी हैव डिस्कस दिस कि जहां पे इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करती हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं उसको इमेज बोलते हैं. ठीक है, यहां पे कुछ बातें ऑब्जर्व कर लेते हैं बेटा कि जो इंसिडेंट रे है, सपोज कर लिए वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, ठीक है, नॉर्मल के साथ थीटा 1 एंगल बना रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाएगा. ओके, अच्छा, जो नॉर्मल है हमारा, ठीक है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो गामा एंगल बना रहा है विद द प्रिंसिपल एक्सिस. आई विल वंस अगेन रिपीट, इंसिडेंट रे अल्फा, नॉर्मल बीटा, और रिफ्रैक्टेड रे गामा बना रही है. ठीक है, ये वाला इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल एंगल हमने थीटा 1 लिया है, और इस ट्रायंगल में अंदर वाला एंगल थीटा 2 लिया है. ठीक है बेटा, फॉर रिफ्रैक्शन आई कैन यूज स्नेल्स लॉ एट दिस पॉइंट. ठीक है, इस पॉइंट पे अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करूं तो μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, μ2 sin थीटा 2. एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा थीटा 1 है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या है, थीटा 2 है. ओके, तो μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, ये हमारे लिए स्नेल्स लॉ हो गया. एंड इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, बेटा इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल वी नो, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स, स्मॉल एंगल कब होंगे बेटा, जब ये लाइट रेज जो है ना बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज जा रही होंगी. ठीक है, उनको पैराक्सियल रेज भी बोलते हैं. दोज रेज विच ट्रेवल वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस and make very small angles with the principal axis, those rays are called paraxial rays. ठीक है, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास में होती हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जिनके लिए बहुत छोटा होता है, उनको हम क्या नाम देते हैं, पैराक्सियल रेज. तो फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, and is approximately equal to theta. ठीक है बेटा, तो उस केस में यहां पे sin थीटा 1 की जगह पे हम थीटा 1, और यहां sin थीटा 2 की जगह पे हम थीटा 2 रख सकते हैं, राइट. अच्छा, एक चीज और है बेटा, इन दिस ट्रायंगल OMC
इन दिस ट्रायंगल OMC वी कैन डायरेक्टली सी दैट अंदर के दोनों एंगल्स एक्सटर्नल एंगल के बराबर होते हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल दैट टू इंटरनल एंगल्स आर इक्वल टू ऑपोजिट एक्सटर्नल एंगल. ठीक है, तो वहां से हमें θ1 की जो वैल्यू मिली है बेटा, ये जो θ1 आप देख रहे हो ये अल्फा और बीटा एंगल के एडिशन के बराबर होंगे. तो मैंने एक स्टेटमेंट तो ये लिखा भाई θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ठीक है, और दूसरी बात इसमें बात कर लेते हैं, देखिए ध्यान से, इधर के दोनों इंटरनल एंगल्स ये वाले एक्सटर्नल एंगल के बराबर होंगे. दैट इज गामा प्लस θ2 शुड बी ऑल्सो इक्वल टू बीटा. ठीक है, आई विल रिपीट, ये जो इंटरनल एंगल है गामा और ये θ2, दिस शुड बी इक्वल टू बीटा, एक्सटर्नल एंगल के बराबर. तो मैंने लिखा बीटा इज इक्वल टू θ2 प्लस गामा. ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी, करेक्ट. तो बेटा फ्रॉम 1 2 and 3 ये वाली इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो. यहां से θ1 क्लियरली हम क्या पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और यहां से θ2 हम क्या पुट कर सकते हैं, θ2 इफ यू हैव टू पुट व्हाट यू विल यूज, बीटा माइनस गामा. ठीक है बेटा, बीटा माइनस गामा अगर पुट कर दूं तो यही वाली स्नेल्स लॉ वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी इस केस में, देखिए μ1 θ1 की जगह व्हाट आई हैव रिटन अल्फा प्लस बीटा, ऑल्सो μ2 θ2, तो μ2 रख दिया और θ2 की जगह पे बीटा माइनस गामा रख दिया. दिस इज ठीक है. नाउ इफ वी सिंप्लीफाई दिस अ बिट, ब्रैकेट को खोल देते हैं तो μ1 अल्फा प्लस μ1 बीटा, और उधर क्या हो जाएगा बेटा, μ2 बीटा माइनस μ2 गामा. अब बेटा हमने क्या किया, बीटा वाले दोनों टर्म्स को एक साइड कर दिया. देखिए यहां पे, ठीक है, इस इक्वेशन अगर आप देखोगे, इस वाली इक्वेशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पे एक बीटा है और यहां पे एक बीटा है, तो बीटा उधर भेज देते हैं तो वो बन जाएगा μ2 माइनस μ1, और ये गामा वाला टर्म इधर ले आऊं तो अल्फा μ1 अल्फा, ठीक है, प्लस μ2 गामा, ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा बेटा, इन प्लेस ऑफ एंगल्स वी अगेन हैव टू राइट tan थीटा. उनकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, हमने अभी अभी बात की थी बेटा कि आई शुड राइट हियर, ठीक है, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा. ठीक है बेटा, तो यहां पे हम tan थीटा रखने की कोशिश करते हैं. देखो अगर मैं अल्फा एंगल की जगह पे, अल्फा की जगह पे tan अल्फा रखने की कोशिश करूं, ठीक है, इस अल्फा की जगह पे अगर मैं tan अल्फा रखने की कोशिश करूं तो क्या लिखूंगा मैं, MP अपॉन U. ठीक है, MP या PM अपॉन U. यहां पे U को हमने माइनस साइन के साथ क्यों रखा है बेटा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये U जो है वो लेफ्ट साइड में मेजर करना पड़ेगा हमको, पोल के लेफ्ट साइड जाकर के. ठीक है, एंड वेन एवर वी मेजर एनी डिस्टेंस अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, तो उसको हम कैसा लेते हैं, नेगेटिव. तो वो यहां रख दिया. वैसे ही μ2 इंटू अगर मुझे गामा के लिए लिखना है तो इसको मैं tan गामा लिखूंगा. इसमें tan गामा ढूंढने के लिए ये हमारे पास गामा है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, परपेंडिकुलर तो फिर से बेटा PM ही है, बट यहां पे जो बेस है वो V है, यानी कि इमेज डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल, तो वो लिख दिया. एंड सिमिलरली बेटा लास्ट एंगल जो है हमारे पास वो क्या है, बीटा है. एंड इफ यू लुक एट बीटा हियर, तो बीटा की जगह अगर मुझे tan बीटा सब्सटीट्यूट करना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अप्रोक्सीमेटली R हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर, तो PM अपॉन R. तो सिंप्लीफाई करूं अगर बेटा PM 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 सब जगह से कैंसिल कर दूं, तो जो फाइनल रिलेशन हमारे पास आती है μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U
इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस and the radius of curvature, okay, of the boundary between the two mediums. अगर curved surface पे refraction होता है तो object distance, image distance and radius of curvature के बीच में ये वाली relation हमारे लिए useful हो जाती है. okay, and μ2 by v minus μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो जाती है हमारे लिए. ठीक है बेटा, साइन कन्वेंशन फॉर अगर हम देखें तो किसी भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे या मिरर के लिए या लेंस के लिए, कहीं के लिए भी अगर हमें यूज करना हो बेटा, और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे लिए कोई डिवाइस है, ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट हमेशा इधर से इधर जाएगी. ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव. इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट हम क्या लेते हैं, नेगेटिव. ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हम क्या डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव, और नीचे की तरफ का डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं. सिमिलर साइन कन्वेंशन वी हैड सीन फॉर मिरर्स आल्सो. सो दिस काइंड ऑफ साइन कन्वेंशन इज ऑलवेज टेकन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग. अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं टुवर्ड्स द इंसिडेंट लाइट हम डिस्टेंस को पॉजिटिव लेते हैं, ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट हम नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, and all the distances along the principal axis are measured from the pole. जो भी ऑप्टिकल डिवाइस है उसके पोल से ही हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. तो यहां पे देखते हैं हम लोग. देखिए, अगर ये लाइट इधर से आ रही है एक ऑब्जेक्ट के पास से, ठीक है, अब अगर ये लाइट इधर आ रही है तो हमारे लिए ये वाला डायरेक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और इसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए, नेगेटिव. तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन, ठीक है, हमको लेना हो तो व्हाट विल वी डू, वी विल फर्स्ट गो टू द पोल एंड देन गो टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. बेटा देखो, दिस इज अ कर्व सरफेस. इफ यू लुक एट इट, ठीक है, ये एक ऐसा सर्कल बनेगा और इसका सेंटर यहां है. फ्रॉम पोल इफ यू गो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाई r इज टेकन पॉजिटिव इन दिस केस. बट ऑब्जेक्ट इज सिटिंग फ्रॉम पोल इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो u की अगर मैं वैल्यू की बात करूं सो इट शुड बी नेगेटिव प्रैक्टिकली. ठीक है, एक और केस है बेटा यहां पे हमारे पास. पोल तो यहां ले लिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर ही आ गया, बट लाइट इज कमिंग फ्रॉम दैट साइड. अगर ऑब्जेक्ट उस साइड रखा हुआ है, ठीक है, सो दिस लेफ्ट डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव एंड राइट डायरेक्शन इज टेकन नेगेटिव. इस केस में बेटा r को अगर हम मेजर करने जाएंगे तो पोल से हमें राइट डायरेक्शन में जाना है एंड राइट डायरेक्शन इज नेगेटिव. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे लिए क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा. एंड ऑल्सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उस साइड में ही है ऑब्जेक्ट पोल से, तो u की अगर मैं बात करूं वो भी कैसा बनने वाला है, नेगेटिव ही बनने वाला है. ओके, एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं बेटा. सपोज करो कि लाइट रे इस साइड से आ रही है, यहाँ पे बाउंड्री है, ठीक है, एंड वी हैव टू टेक रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस बाउंड्री. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्लियरली देखो कर्व के हिसाब से लेफ्ट साइड में ही है. ओके, लाइट इज कमिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो राइट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव टुवर्ड्स द इंसिडेंट लाइट, और उसके ऑपोजिट हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव. ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी उस पॉइंट को ढूंढना है जिससे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर कर सकें. तो पोल पे जाओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक मूव करो, ऐसे गए, किस डायरेक्शन में गए, नेगेटिव गए, तो r नेगेटिव मिल गया.
ठीक है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में है तो u भी नेगेटिव ही मिल जाएगा। ठीक है, इस केस में देखते हैं बेटा, लाइट उधर से आ रही है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हमारा। देखो लाइट जिधर जा रही है उधर के डायरेक्शन को हमने लिया पॉजिटिव और उसके ऑपोजिट लिया हमने नेगेटिव। नाउ फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हाट वी डू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आप पहले पोल पे जाते हो और फिर C तक मूव करते हो। किस डायरेक्शन में मूव किया, पॉजिटिव, तो R की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, पॉजिटिव मिल गई। ठीक है, तो कभी भी किसी भी सरफेस पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन ढूंढना है तो आप क्या करिए, पहले तो डिसाइड कर लीजिए which direction is positive and which direction is negative. The second thing is you go to the pole, पोल पे जाएंगे हम और उसके बाद क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचेंगे, राइट। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो R का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो R का वैल्यू नेगेटिव लेना है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ अ सिंगल स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, फोकल लेंथ आपने मिरर्स में भी पढ़ी थी। सिमिलरली यहां पे कर्व्ड सरफेस के लिए भी फोकल लेंथ और फोकसेस डिफाइंड है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए, फॉर अ कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस देयर आर टू फोकाई। ठीक है, फोकस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड फोकाई इज द प्लूरल। तो बेटा देखो, फर्स्ट फोकस, देखो दो फोकस की बात की मैंने, तो फर्स्ट फोकस किसको डिफाइन करते हैं, इज दैट पॉइंट फ्रॉम विच इफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन लाइट गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, first principal focus is the point on the axis where an object is placed. ठीक है, when an object is placed the image is formed at infinity. यहां पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उसकी जो इमेज होती है वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। एक्चुअली यहां पे क्या हो रहा है बेटा कि लाइट रे जाना तो चाहती थी ऐसे, बट वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होकर के बन जाती हैं कैसी, पैरेलल। एंड इफ दे आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दे कैन नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो हम ये पाते हैं कि काफी दूर जाकर के हमें इमेज का फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, तो वो फोकस जहां पे ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज इंफिनिटी पे बनती है उसको फर्स्ट फोकस बोला जाता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। इसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस पर डिस्कशन हम लोग लेटर ऑन करेंगे। ठीक है, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग हाउ इट हैज कम। दूसरा जो फोकस पॉइंट हो सकता है वो क्या होता है, देखिए, द सेकेंड प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज फोकस। तो अगर इस कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए आप पैरेलल रेज इंटरसेक्ट करा दो एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे ये फोकस हो जाए उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड फोकस बोलते हैं। और उसकी जो लोकेशन आती है वो ये आती है μ2r अपॉन μ2 माइनस μ1। ठीक है, फर्स्ट फोकस की डिस्टेंस हमने अभी अभी देखी थी, वो क्या थी, माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1। मैं यहां पे दिखा देता हूं, देखो कैसे आया होगा ये। बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, इसको u ले लो, इमेज डिस्टेंस v हमें क्या लेनी पड़ेगी, इंफिनिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे लिए, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ठीक है, इसकी डिस्टेंस को हम लोग को फोकल लेंथ f1 लिखना है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू मुझे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस f1। ओके बच्चों, तो देखो μ2 अपॉन v की वैल्यू रखी वो तो इंफिनिटी रख दी, राइट। अच्छा, माइनस μ1 अपॉन, यहां पे f रख देता हूं, f का वैल्यू मुझे साइन के साथ वापस मिल जाएगा,
हियर आई राइट mu2 माइनस mu1 अपॉन r। तो यहां से f1 फोकल लेंथ 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, r mu1, ठीक है, अपॉन mu2 माइनस mu1 एंड विथ अ माइनस साइन। ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करता है कि ये फोकस लेफ्ट साइड में होगा, ओके। एंड दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू 0। Why? Because anything divided by infinity will become very small, tending to 0. Similarly, बेटा अगर इस केस में फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करें हम लोग, ओके, तो इस डिस्टेंस को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, स्मॉल f2। अगर मैं फिर से वो वाला फॉर्मूला यूज करूं, रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस वाला, तो वो फॉर्मूला क्या था, mu2 बाई v माइनस mu1 बाई u इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r, ठीक है। अब बेटा देखो u की वैल्यू इस बार क्या है हमारे लिए, u की वैल्यू क्या है, इंफिनिटी है माइनस के साथ, और v की वैल्यू क्या है, f2। तो मैं एक बार पुट करता हूं, mu2 माइनस mu1 अपॉन r। बेटा ये टर्म तो क्या बन जाएगा, 0। तो हमारे लिए f2 की वैल्यू क्या आ गई, mu2 r डिवाइडेड बाई mu2 माइनस mu1, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी पीछे से अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो f1 अपॉन f2 की वैल्यू आ जाएगी mu1 अपॉन mu2 विथ अ माइनस साइन। यहां पे फिर से ऑब्जर्व कीजिए, देखिए f1 कैलकुलेट करते समय ऊपर क्या आया था, mu1 विथ अ माइनस साइन, और f2 कैलकुलेट करने के लिए mu2 आया था। दैट इज वाई वी गेट हियर f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू, ठीक है। ये आया कैसे होगा, देखो f1 की वैल्यू क्या थी हमारे लिए, माइनस mu1, ठीक है, इंटू r डिवाइडेड बाई mu2 माइनस mu1, और नीचे क्या लिखना है, mu2 r डिवाइडेड बाई mu2 माइनस mu1। तो ये नीचे वाली सब चीजें और r भी कैंसिल हो जाएगा, एंड वी विल गेट f1 अपॉन f2 एज mu1 अपॉन mu2 विथ अ माइनस साइन, ठीक है। तो यहां तक हमारे लिए क्या हो गई, दोनों फोकसेस की डिस्टेंस, फोकाई की डिस्टेंस मिल गई फ्रॉम दी पोल। फर्स्ट फोकस वो पॉइंट होता है जहां से ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज इंफिनिटी पे बनती है, और सेकंड फोकस क्या होता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखो तो इमेज जहां बनती है उसको सेकंड फोकस बोलते हैं, ठीक है। आई जस्ट रिपीटेड इट फॉर यू। तो बच्चों हमने अभी तक स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला देखा था। वी हैड सीन अ फॉर्मूला व्हिच हैड गिवन द रिलेशन बिटवीन the image distance, the object distance and the radius of curvature of the spherical surface or spherical boundary separating two media. Okay, so related to that only, let us discuss one problem. Okay, this problem says that light from a point source in air falls on a convex spherical glass surface. ठीक है, its refractive index is given as 1.5. Radius of curvature is 20 centimeter. Okay, we have to calculate position of image when the light source is at 1 meter from the glass surface. ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा इस केस में, देखो it is written that the surface is convex. Convex means that it is bulging outwards like this. Okay, and suppose on the right hand side there is this second medium of glass, and on the left hand side there is air. Okay, so if I say that this medium is air, its refractive index we can clearly say it is 1. Okay, let us draw a principal axis. Okay,
also this is glass and glass has refractive index of, it is given 1.5. ठीक है, चलो. Now it is said that the radius of curvature is 20 centimeter. ठीक है, 20 centimeter मतलब suppose center of curvature is here C and this distance is given as 20 centimeter. Okay, now the second thing is we have to find the location of object. So it is said that the object is placed at 1 meter from the glass surface. So suppose that object is placed here and this distance is 1 meter, okay, from the pole. Obviously if this is the object, the incident ray will go from left to right, right? And according to this direction of incident ray, we can write or we can understand that this direction will be taken as positive, that is direction of incident ray, and opposite to this, that is in the left hand side, the direction is taken as negative. So if I take the values of the different quantities, radius of curvature R will be taken as positive 20, okay, because it is on the right hand side from the pole. This is suppose pole P. Okay, if I talk about U, that is object distance from the pole, it is in the left hand side of the pole, so we have to take it as negative. उसको हमें कैसा लेना पड़ेगा बेटा? नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा. तो वो मैंने लिख दिया -100 सेंटीमीटर. दीज टू क्वांटिटीज आर इन सेंटीमीटर ओनली. ठीक है, अब क्या होगा, हमको निकालना है कि ये इमेज कहां पे फॉर्म करेगा. ओके, सो लेट अस से दैट वी यूज ऑल दिस डेटा विथ द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट द कर्व सरफेस. वो हमने क्या सीखा था बेटा? μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 upon r. This is the formula which gives the relation between the object distance, the image distance and the radius of curvature at the boundary. ठीक है बेटा, देखो सेकेंड मीडियम जो हमारे लिए है वो ग्लास है एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5. तो मैंने यहां पे लिख दिया 1.5 डिवाइडेड बाई v विच वी डू नॉट नो. ओके, माइनस μ1 जो कि एयर है, यहां पे इट इज क्लियरली गिवन फ्रॉम एयर. ठीक है, तो इसको 1 ले लेता हूं एंड इन प्लेस ऑफ u आई विल राइट -100. ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड साइड वी हैव टू राइट μ2 minus μ1, मतलब कि this we are taking as μ2 and this we are taking as μ1. So μ2 minus μ1, that is 1.5 minus 1 divided by radius of curvature. It is clearly 20 centimeter. ठीक है बेटा, if we simplify this calculation, 1.5 by v इधर आ जाएगा, उधर देखते हैं 0.5 divided by 20, so that we can write as 1 by 40. Okay, and then this 1 by 100 we can send on the other hand side, it will be minus 1 by 100. Okay, so from here if I take LCM, it will be 200 and this will be 5 minus 2. ठीक है बेटा, तो from here what we can do is we can calculate it further. 3 by 200 हो जाएगा यहाँ पे 3 by 200 और इधर क्या हो जाएगा 3 by 2v. ठीक है बेटा, तो अगर ये वाला और ये वाला रिलेशन हम देखें तो 3 and 3 can be cancelled and we can get 2v is equal to 200. Clearly v will be equal to 100 and this comes out to be positive. ठीक है, इसका वैल्यू v का वैल्यू जो है इमेज डिस्टेंस का जो वैल्यू है बेटा दैट इज पॉजिटिव. दिस मीन्स दैट देखिए इमेज जो फॉर्म होगी बेटा वो यहां होगी. ओके, at some 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि ये पॉजिटिव मिला है हम लोग को. ओके, तो ये हमें क्या मिल गया, इमेज का वैल्यू डिस्टेंस. ठीक है, वो 100 आ गया. तो इसका क्या मतलब हुआ कि रे ऐसे जाकर के जाए कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को और यहां से एक रे जो सपोज करो कि प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही भेज दी मैंने, वो दोनों यहाँ पे
इंटरसेक्ट कर जाएंगी. सो दिस काइंड ऑफ रे डायग्राम विल बी फॉर्म्ड फॉर दिस केस. ठीक है, यहाँ पे क्लियरली देखो ऑब्जेक्ट जो है वो 100 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में दिया हुआ था सरफेस के. रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट हमने लिया क्योंकि इसका कर्व उधर की तरफ है. सो सेंटर विल बी ऑन दिस साइड. रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने इसलिए पॉजिटिव ले लिया बिकॉज वी आर मेजरिंग दैट इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट. ठीक है, ये दो रेज जहां पे इंटरसेक्ट हो रही हैं उनको हमने इमेज बोल दिया. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू.